Hello everyone, how are you all? वेलकम बैक टू माय चैनल दीपाक्षी बायोलॉजी। तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप कि जितनी भी क्लासेस हमने कराए थे प्रीवियस क्लासेस में जो भी टॉपिक आप लोगों को कराए गए थे वो सारे आप लोग को क्लियर होंगे। और आज हम लोग नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। इस सेशन में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, कंप्लीट नॉलेज ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, तो आज हम साइटोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, सेल के बारे में, है ना। तो पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, है ना। कंप्लीट नॉलेज ऑफ साइटोलॉजी, फटाफट से देखते जाएंगे, है ना। एक्चुअली साइटोलॉजी होता क्या है, और द मीन बाय साइटोलॉजी, है ना, क्या होता है बताइए। साइटो को ही सेल बोलते हैं, समझ में आएगा। साइटो को ही सेल बोलते हैं, और जो सेल की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अंडरस्टैंड? सॉरी, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है, ठीक है ना। जो मतलब साइटोलॉजी होता है स्टडी जिसके बारे में, मतलब सेल के बारे में, कोशिका जो बोलते हैं, पढ़े थे आप लोग। कोशिका के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, है ना, तो उस अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। समझ आई बात, साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि एक्चुअली सेल क्या है, व्हाट इज सेल। कोशिका क्या है, जो कोशिका है वो क्या है। तो आपने हमेशा सुना होगा, नहीं आप लोग एक्चुअली अगर जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उन्हें नहीं पता होगा। आई मीन कि उतना पढ़ाया तो जाता है 9th 10th 8 में भी, लेकिन बेसिकली ऐसा होता है कि लोग जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें उतना समझ नहीं आ रहा होगा या ध्यान नहीं रहा होगा कि हम लोगों ने, मतलब आप लोग जब स्टूडेंट रहे होंगे 9th 10th या 8 के, तो उसमें सेल टर्म्स आया होगा, और पता होगा कि सेल्स को क्या कहते हैं, है ना। सेल इज द स्ट्रक्चरल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बात समझ में आ रही है कि क्या बोल रही हूँ मैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जो संरचनात्मक और कार्यात्मक। स्ट्रक्चरल मीन्स क्या होता है, संरचनात्मक, और फंक्शनल मीन्स क्या होता है, कार्यात्मक। हाँ लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिख लीजिए, संरचनात्मक एंड कार्यात्मक। मत लिखवाया करो हंसोगे बेवजह से कि हिंदी लिखने नहीं आता मैम को, ठीक है ना। संरचनात्मक और कार्यात्मक, ठीक है ना, इकाई को सॉरी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इकाई को हम जो लाइफ की इकाई होती है, जो संरचनात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से काम करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। आई मीन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। समझ आया। तो इसको किसने डिस्कवर किया था, सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने इसका डिस्कवरी किया था, किसमें, 16
1665, ठीक है, याद रहेगा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। जो एंटोन लीवेनहुक होता है, हुक है, एन बोलते हैं, एंटोन लीवेनहुक, ठीक है ना। एंटोन लीवेनहुक इसने क्या किया था, सेल मतलब जो सेल का लिवर होता है इसको दिया था, ठीक है ना, सेल को दिया था। सेल जो टर्म्स है मतलब जो लाइव सेल्स होता है, ठीक है ना, डेड सेल्स होता है, लाइव सेल्स, इसमें मतलब रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया कि सेल होता है ना। एंटोन लीवेनहुक ने किया कि जो लाइव सेल होते हैं, जीवित कोशिका, उसका डिस्कवरी किया, ठीक है, उसका डिस्कवरी किया, समझ आया। एंटोन लीवेनहुक, ठीक है ना। और जो सेल थ्योरी था, सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी को किसने दिया था, सीडेन एंड स्वान ने। सीडेन स्वान दो भाई थे, ठीक है ना, सीडेन एंड स्वान ने दिया था, ठीक है ना। कौन दिया था, सीडेन एंड स्वान ने, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा सा इसको समझिएगा कि सेल को सबसे छोटी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्यों कहा गया। देखिएगा कि कैसे ये काम करता है, वो करता है, कैसे बनता है, ठीक है। क्या ध्यान दीजिए, हम इस तरह से समझेंगे, ठीक है, इस तरह से समझेंगे कि ये हो गया आपका सेल, ठीक है, ये हो गया सेल, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जब ग्रुप ऑफ सेल बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, टिश्यू। बहुत सारा जो सेल है वो मिलके क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाएगा, टिश्यू। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोशिका। ऐसे समझिए ना, जैसे कि घर देखा है आपने, तो घर में एक ईंट जो हो गया, वो ईंट क्या हुआ, जस्ट लाइक कोशिका, ठीक है ना। ईंट क्या हो गया, कोशिका हो गया। जब हम इस ईंट को ग्रुप करते हैं और सेल को ग्रुप करते हैं तो ये टिश्यू बना, ठीक है ना। तो ईंट को मिला दिए तो क्या बन गया, दीवार। पहले दीवार ही बनता है ना, दीवार खड़ा किए मतलब एक साइड का वॉल है, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ मतलब ईंट, जब ईंट को मिलाते हैं तब जाके एक दीवार खड़ी होती है। ऐसे ही बहुत सारे सेल को जब मिलाते हैं तो टिश्यू बनता है, कोशिका। टिश्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में, बताइए, ऊतक। टिश्यू का हिंदी क्या होता है, ऊतक। अब देखिएगा, जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलाएंगे तब क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा, ऑर्गेन बनेगा ना जी। ऑर्गेन को क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। रूम हो गया, कमरा लिख दीजिए या रूम लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है। जो रूम हो गया वो क्या हो गया आपको, ग्रुप ऑफ टिश्यूज हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेन है मिलके क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म। और हम बात किसकी कर रहे हैं, इसके पहले स्टडी किसकी किए थे, ऑर्गेनिज्म के बारे में ये स्टडी कर रहे थे। अभी ये क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म से क्या बना, मतलब जैसे कि पूरा का पूरा शरीर, मतलब बात करें तो, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या हो गया, घर। समझ आया। अब देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही थी कि मान लीजिए जो सेल है, तो ग्रुप ऑफ सेल की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल, जैसे कि हम अगर एक ईंटे की बात करें तो एक ईंटे को इवेलुएट करते हैं हम किससे,
सेल से इवेलुएट करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो ईंट है जो मिलके एक दीवार बनाता है ना, फिर दीवार चारों तरफ से मिलके क्या बनाता है, एक कमरा बनाता है, और बहुत सारा कमरा मिलके क्या बनता है, एक घर बनता है। जस्ट लाइक ग्रुप ऑफ सेल make tissues and group of tissues make organs and group of organs make organism, ठीक है ना। जस्ट लाइक कि कोशिका को जब हम कोशिका का जो समूह होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ऊतक बोलेंगे, और ऊतक के समूह को क्या बोलेंगे, अंग बोलेंगे। मतलब बोल तो ऑर्गन जैसे आइज हो गया, नोज हो गया, लिप्स हो गया, हैंड हो गया, है ना, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ऑर्गन बनता है, अंग बनता है, और बहुत सारा जो अंग मिलके, ऑर्गन मिलके, है ना, हमारे बॉडी का निर्माण करता है ना, ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है ना, ह्यूमन और ये क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। समझ आ रही है ना बात। तो यहाँ इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए फटाफट, इसको इरेज करते हैं। अब बताइए, एक तो होता है बिगेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है, एक लार्जेस्ट होता है, एक लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है ना। तो सबसे अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें, मतलब बड़ा, सबसे बड़ा सेल, तो कौन होता है? लार्जेस्ट सेल की बात करें, मतलब सबसे बड़ा क्या होता है बताइए, सबको पता होगा, कंपटीशन की तैयारी करते हो तो सबको पता होगा, नहीं कर रहे हैं तो भी पता होगा। ऑस्ट्रिच एग, ठीक है ना, ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा किसका एग होता है, सॉरी कौन सा सेल होता है? ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है ना, सबसे बड़ा सेल होता है। माइकोप्लाज्म सबसे स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, सबसे छोटे सेल की, सबसे छोटा सेल क्या होता है? माइकोप्लाज्म। समझ आया? ये याद रहेगा ना, याद रहेगा आप लोग को। सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो कौन सा होगा? ऑस्ट्रिच एग। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो कौन होगा? माइकोप्लाज्म, ठीक है ना। क्या होगा? माइकोप्लाज्म। मतलब पूरी ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम, पूरे ओवरऑल की। अगर ह्यूमन की बात करें, जस्ट अगर ह्यूमन में आते हैं, ये ओवरऑल हो गया, ठीक है ना, पूरी ओवरऑल सेल की बात कर रहे हैं। अगर ह्यूमन में आते हैं, ह्यूमन में, ठीक है ना, तो जब ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट सेल होगा आपका, सबसे लार्जेस्ट सेल होगा, बताइए कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, बताइए सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होगा? ओवम। ओवम। अब कंफ्यूज मत होइए, ओवम किसे कहते हैं, ठीक है ना। फीमेल एग जो होता है, फीमेल एग को ओवम कहते हैं, ठीक है ना। एंड सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होगा बताइए? स्पर्म, स्पर्म को, ठीक है ना। ये क्या है? मेल एग है, ठीक है ना, मेल एग है। समझ आया? तो सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा? अगर ह्यूमन की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा? ओवम होगा, ठीक है ना, जो फीमेल एग होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो क्या होता है? मेल एग होता है, स्पर्म, ठीक है ना। फीमेल एग जैसे ऐसा लाइक होता है, और जो स्पर्म होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना। ये टेल होता है उसका, ये बॉडी हो गया, ये टेल हो गया, और ये उसका माउथ हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है। और अगर लंबा, सबसे लंबा बात करें, सबसे लंबा सेल कौन सा है ना, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल की बात करें
तो क्या होता है बताइए, क्या होगा, न्यूरॉन, है ना। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, अब फटाफट से एक बार रिमाइंड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछना होता है तो यहीं से पूछेगा, ठीक है ना। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच शेप, ठीक है ना। लार्जेस्ट ओवरऑल की बात करिए, अगर ओवरऑल की बात कर रहा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा, तो उसमें पूछेगा कि लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है। तो अगर ऑस्ट्रिच दिया है और फीमेल एग भी दिया, आई मीन ओवम दिया है, तो आप ऑस्ट्रिच करके आएंगे, ठीक है ना। और स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहा है तो माइकोप्लाज्म करके आएंगे आप लोग, ठीक है ना। अगर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप अगर ओवम दिया है तो ओवम टिक करके आएंगे, या ओवम की जगह अगर फीमेल एग भी देता है तो करके आएंगे। समझ में आ रही है ना बात। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो होता है मेल एग होता है। एंड लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो ह्यूमन में कौन सा होता है, न्यूरॉन, है ना। एनी कंफ्यूजन, नहीं, चलिए याद हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम वन बाय वन करके सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, सॉरी सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो प्लांट सेल होता है और क्या कहते हैं एनिमल सेल होता है, तो उसमें हमने बताया था आपको कि उसमें बहुत सारे ये सेल्स होते हैं। तो उसमें आपने देखा था, उसके बारे में स्टडी किया था, और उसके बारे में हम लोग वन बाय वन इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल की, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। अब ये बताइए हमको फटाफट से, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या नहीं, कमेंट करके बताइए। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या नहीं, होता है, गुड। प्लांट सेल में, जो प्लांट सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बट उसमें सेल वॉल भी होता है ना, सेल वॉल भी होता है। बट इन द केस ऑफ एनिमल सेल ओनली देयर आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, है ना। उसमें ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसमें सेल वॉल नहीं होता है ना। तो प्लाज्मा, अब इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं या सेल मेम्ब्रेन, कैन बी कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। कोशिका झिल्ली, ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। समझ आई बात, क्या होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब बताइए कि कोशिका झिल्ली जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है बताइए। ये चारों तरफ मतलब जो सेल मतलब एनिमल सेल हैं उनके चारों तरफ में एक लेयर बना के रखा है। तो जो बाहरी लेयर होती है वो क्या करती है, हमेशा प्रोटेक्शन का काम करती है ना। ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ना, प्रोटेक्शन का काम करता है, जो बाहरी चीजें हैं उनसे हमें बचाता है। समझ आई बात। किसका बना होता है, मेड अप ऑफ, बताइए किसका बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, प्रोटीन का, ठीक है ना। किसका बना होता है, इतना कंफ्यूज क्यों हो आप लोग। सेलुलोज का तो सेल वॉल बना होता है ना, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। और सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल, सेल वॉल का हिंदी क्या होता है, बोलिए बच्चा, कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो प्लांट होता है ना,
प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, रिगिडिटी है ना, रिगिडिटी भी उसको प्रदान करता है। समझ में आई बात। अब जैसे उसको रिगिड नहीं बनाएगा, ठीक है ना, वो मतलब मजबूत नहीं रहेगा, सपोर्ट देता है, अगर वो मजबूत नहीं रहेगा तो आंधी तूफान आएगा तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, लुंज पुंज होके टूट जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो उनको क्या करता है, रिगिडिटी प्रदान करता है ना। तो और ये किसका बना होता है, ये बना होता है आपको सेलुलोज का, समझे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलुलोज का नहीं बना होता है, सेलुलोज, ठीक है। देखिए इसे याद रखिएगा, सेल वॉल सी से शुरू होता है और बना किससे होता है, सेलुलोज, मतलब दोनों सी से शुरू हो रहा है। समझ आ रहा है बात, देख रहे हैं ना आप लोग, मैच कर पा रहे हैं। सेल वॉल सी से सेलुलोज, सी से सेल वॉल, ये किसका बना होता है, सेलुलोज का। अब देखिए पी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पी से प्रोटीन, वाह अच्छा है ना, पी से याद करने के लिए है ना, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। पी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब आप ध्यान में रखिएगा कि पी से जो स्टार्ट होता है ना उसी से बना होता है, मतलब प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। और सी फॉर सी से सेल वॉल एंड सी से सेलुलोज, समझ पा रहे हैं। तो ये किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट बढ़े। अब आता है क्या, न्यूक्लियस। क्या आता है, न्यूक्लियस। अभी फटाफट से पढ़ा ना, बाद में जब डिप में जाएंगे तो आप लोग को और अच्छे से इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, कितना पढ़ाऊंगी है ना। बस अभी इसलिए बता रही हूँ ना कि बस जितनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में से बस उतना ध्यान रखिए, याद रखिए, ज़्यादा डिप में जाने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है ना। 10-15 क्वेश्चन ही आते हैं, तो जो मेन है बस उसको जानिए, उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, जानिए, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज के लिए कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, नॉलेज कभी भी आपको अनडाइजेस्टेड नहीं होता है। तो चलिए, न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक, सही है ना जी। गलत भी होगा तो हम प्लीज रॉन्ग डेट नहीं करना है ना। अब बताइए इसका जो मतलब फंक्शन होता है, एक्चुअली ये बना किसका होता है बताइए। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए होता है ना, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये आपको न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है ना जी। तो क्या क्या पाया जाता है इसमें, क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए। समझ आई बात। इसका डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है ना, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है मतलब जितना भी मतलब सेल्स हैं सबको कंट्रोल करता है, ठीक है ना, सबको कंट्रोल करके रखता है। जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सबको मतलब कंट्रोल करके रखता है। कैसे कंट्रोल करके रखता है, चलो तुम्हारा ये काम है तुम ये करो, तुम्हारा ये काम है खत्म हो गया चलो ये करो, है ना, ऐसे करके यहाँ पे तुम्हारा काम नहीं है तुमको ये करना है वो करना है, मतलब सबको याद दिलाते रहता है कि तुम्हारा काम क्या है ना, कंट्रोल में करके रखता है। यहाँ कहीं दिक्कत हो गई तो वहाँ जाके वहाँ मतलब जैसे कि माइंड है, तो हमारा माइंड अगर कुछ और हम कर रहे हैं तो वहाँ पे मेरे को नॉक करता है। ये अलग बात है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते, और ध्यान नहीं देते तो फिर जाते हैं काम से फिर, है ना। लेकिन आप देखिएगा कि जब भी आप कोई अच्छा या बुरा या फिर समथिंग कुछ भी कर रहे होते हैं तो आपका माइंड आपको नॉक करता है। क्यों, क्योंकि ब्रेन जानता है, हर वो चीज़ जानता है कि ये सही है गलत है, अच्छा है बुरा है, हमारे लिए क्या है ना, तो वो आपको नॉक करता है। लेकिन हाँ ये अलग बात है कि आप उसे सुनते हैं या नहीं और उसको फॉलो करते हैं या नहीं। तो इसमें क्या होता है ना, प्रोटीन आपको 80% होता है
और 10% क्या होता है, डीएनए होता है। इसमें देखिएगा 80% आपको प्रोटीन मिलेगा और डीएनए 10%, ठीक है ना। इसका डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और बताइए इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ सेल। फंक्शन क्या है इसका, कंट्रोल करना, ठीक है ना, क्या करता है, कंट्रोलर का वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, PEPR, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख ही देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। चलिए ये क्या होता है बताइए जरा, कैसा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में बोलते क्या है, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है ना। हिंदी वाले आप समझ में आया क्या है ये अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है ना, अंतःस्रावी तंत्र है, समझ आई बात। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इंटरनल सपोर्ट करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसका फंक्शन है इंटरनल सपोर्ट का, इंटरनल सपोर्ट, है ना, ज्यादा कुछ जाना नहीं है, ठीक है, बस जो मेन चीजें हैं उसको ध्यान में रखिए। ये क्या करता है, इंटरनल सपोर्ट करता है। इसमें दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक SER होता है, एक RER होता है। SER बोले 2 टाइप होते हैं इसके, SER स्मूथ लिख ही देते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे ER लिख देते हैं ना, रफ ER, समझ आएंगे ना, सॉरी स्मूथ और यहाँ पे रफ ER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। टोटल नहीं लिखते, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें दो तरह के मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक क्या होता है, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। रफ क्यों होता है, मान लीजिए किसी चीज़ को रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि खुरदरा होता है, वहाँ पे कुछ डस्टिंग टाइप बनता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे आपको राइबोसोम पाया जाता है ना। मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके ऊपर में ऐसे ये राइबोसोम पाया जाएगा, डस्टिंग रहता है राइबोसोम का, राइबोसोम, ठीक है ना। तो इस वजह से जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। और जहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट रहता है उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत स्मूथ होता है, वहाँ पे कोई रफ नहीं है, वहीं पे दाने जैसा कुछ भी नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए फंक्शन की बात करें, तो इसका फंक्शन क्या है कि ये फैट बनाता है, और ये क्या करता है बताइए, प्रोटीन उसमें पाया जाता है। तो प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम जो है वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है ना, समझ आए। चलिए अब इसको हटाएं, देख लिया आपने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम मतलब प्रेजेंट होता है, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक बोलते हैं,
ठीक है ना। अब देखिए आर से राइबोसोम और आर से रफ, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जिसमें एस है मतलब वो स्मूथ हो गया, मतलब उसमें स्मूथ का मतलब एकदम चिकना चिकना सा है, तो मतलब उसमें राइबोसोम नहीं है, तो सीधे से बता देंगे इसमें एब्सेंट है। तो जब राइबोसोम नहीं है तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है कि वो प्रोटीन मतलब सेक्रेट करता है या फिर मतलब देता है। तो जब प्रोटीन नहीं देगा तो बचा क्या, फैट, ठीक है ना। तो उसका फंक्शन क्या होगा कि फैट बनाएगा वो, ठीक है। अब चलिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं हिंदी में, है ना, सूत्रकणिका कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो खोज किया था उसने आल्टमन ने किया था, इसका खोज आल्टमन एक साइंटिस्ट था, उसने किया था, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? एनर्जी रिलीज करना, है ना, एनर्जी रिलीज करना, अंडरस्टैंड। देखिए पावर हाउस ऑफ सेल, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, एनर्जी रिलीज करता है बिकॉज, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है ना। अब पावर हाउस ऑफ सेल मतलब कि ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा होता है जी, हिंदी वाले इतना तो पता ही होगा। तो मतलब अब देखिए इसका जो क्या होता है ना कि O2 है, मतलब क्रेब्स साइकिल जानते हैं ना। अब ये क्या कर, ऑक्सीजन लेता है और क्या बनाएगा, जो क्रेब्स साइकिल, अब जब ये ऑक्सीजन जाएगा तभी तो क्रेब्स साइकिल होगा ना जी, क्रेब्स साइकिल होगा। और जब क्रेब्स साइकिल डन होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है ना, तब क्या बनाएगा, 38 ATP बनाएगा, ATP बनाएगा, एडिनो थाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो 38 ATP जब बनाएगा तभी तो एनर्जी रिलीज होगा ना, ग्लूकोज बनेगा, है ना, तब क्या करेगा, ग्लूकोज बनेगा। अब जब ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज से ही तो एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज कब होता है? ग्लूकोज से ही। जब एनर्जी रिलीज होगा तभी तो ये एनर्जेटिक को आप होंगे और तभी तो ये एनर्जी सप्लाई करेगा हमारे पूरे बॉडी में, जो मैं इतना बोलती रहती हूँ, है ना। कहाँ से एनर्जी आएगी? आप देखते हो कभी कभी आप फास्ट रहते हो, ठीक है ना, कभी कभी फास्टिंग रहते हो और कभी कभी होता है कि मॉर्निंग में आप लोग बिना ब्रेकफास्ट के ही चले आते हो, तो उतने टाइम आप जो बोलते हो कहाँ से एनर्जी आती है? पहले की जो एनर्जी स्टोर्ड है ग्लूकोज के फॉर्म में, वो एनर्जी रिलीज होता है और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है ना, हमारे बॉडी को, वहाँ वहाँ वो एनर्जी का सप्लाई होता है। लेकिन इन केस सोचिए कि हमारी बॉडी में एनर्जी, ग्लूकोज बनना बंद हो जाए और एनर्जी रिलीज होना बंद हो जाए, तो हम क्या करेंगे? कुछ देर तक ही जो पहले से एनर्जी स्टोर है हमारे बॉडी में, ग्लूकोज स्टोर है, हमने उसका भी इस्तेमाल कर लिया, तो कुछ टाइम के बाद एकदम डल सल हो जाएंगे, फिर हमारी एनर्जी बंद हो जाएगी, ना वॉइस लाउड आएगी और ना ही मेरा मन होगा कि हम और 2 घंटे या आधे घंटे या 15-20 मिनट आपको पढ़ा लें, या आपका मन नहीं होगा कि हम पढ़ लें। तो एनर्जी सब चीज़ में चाहिए होती है, पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी, कोई काम कर रहे हैं तो भी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि यहीं से एनर्जी पूरे बॉडी में जाती है। इसका एक इंटरनल क्या कहते हैं, इंटरनल वाल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो इंटरनल वाल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टिया, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? इसको भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ देता है ना। क्रिस्टिया बोलते हैं, आंतरिक भित्ति, है ना, इंटरनल वाल, आंतरिक भित्ति, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टिया, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, चलिए फटाफट से देखिए, वैक्यूल
वैक्यूल रहेगा, ज़्यादा नहीं है, वैक्यूल वगैरह है बस, उसके बाद ख़त्म। वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल में ज़्यादा कुछ आपको जानना नहीं है, ठीक है। एक दो चीज़ें हैं बस ध्यान में रखनी है। वैक्यूल, अरे रसधानी बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में रसधानी बोलते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर को स्टोर करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, वाटर स्टोर करता है, ठीक है ना। समझ में आई बात। वैक्यूल मीन्स क्या होता है, मतलब खाली, वैक्यूल वैकेंट है ना, खाली जगह। समझ में आ रही है बात। तो वहां पे क्या करता है, जो खाली जगह है, जो वैक्यूल है, वो वाटर को स्टोर करता है ताकि वो सप्लाई कर सके, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है, ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में होता है, दोनों में होता है ना। प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है। प्लांट सेल में बिग होता है, ठीक है ना, और एनिमल सेल में क्या होता है, स्मॉल होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे प्लांट सेल में पूरा ऐसे होता है, बड़ा सा। समझ में आ रही है बात। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान देने वाली हैं, ठीक है ना। प्लांट सेल में लार्ज होता है और एनिमल सेल में क्या होता है, छोटा होता है। और इसका काम क्या है, वाटर को स्टोर करके रखना, ठीक है ना। क्योंकि प्लांट में वाटर का ज़्यादा सप्लाई होता है, इसलिए उसमें वैक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या रह गया है, क्या रह गया बताइए, सेंट्रोजोम। ओके चलिए देखिए, सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम को देखेंगे, इसकी बात करेंगे हम लोग। सेंट्रोजोम को हिंदी में क्या कहते हैं, तारक काय, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, तारक काय। थोड़ा अजीब सा मतलब हिंदी में वर्ड हो जाता है यार। वही सेंट्रोजोम सुनने में कितना अच्छा लगता है बताओ, है ना। और वही तारक काय, मतलब इसीलिए थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्टी होती है हिंदी में गाने में, ठीक है ना। क्योंकि सेम वर्ड को अगर इंग्लिश में प्रोनाउंस करो तो थोड़ा सा बोलने में सही लगता है, एंड वही सेम वर्ड अगर हिंदी में प्रोनाउंस करो तो थोड़ा सा अलग लगता है। दैट्स वाई आई एम जस्ट हेजिटेट अबाउट इट। बट कोई नहीं, बच्चों के रिक्वायरमेंट है और ये डिमांड है, तो एनीथिंग इज फेयर, है ना, फॉर स्टूडेंट, है ना। चलिए आप लोग के लिए सब चलेगा, बस आप लोग समझ जाएं और क्या। तो देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, क्या होता है बताइए, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में मतलब हम ये नहीं कह रहे कि सेल डिवीजन का मतलब है कि सेल को, ये सेल है तो तोड़ फोड़ के इसको बराबर कर दिया, है ना, तोड़ ताड़ दिया, है ना। तो सेल डिवीजन का मतलब होता है कि एक सेल जो है वो डिवाइड करके न्यू सेल बनाए, है ना, न्यू सेल बनाए, ठीक है ना। वन सेल डिवाइड टू मेक टू सेल, ठीक है ना। एक सेल क्या करता है, डिवाइड करेगा, मान लो ये सेल है, डिवाइड करेगा, 2 बनाया, ये डिवाइड किया 4 बनाया, है ना। ऐसे करके मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो ये सेल डिवीजन होता है। समझ में आई बात। ये नहीं कि जो सेल है उसको तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया, फिर कोई मतलब है ही नहीं, उसका नामो निशान खत्म, है ना। तो इसमें देखिएगा कि जो लीवर सेल होते हैं, जो लीवर होता है, लीवर सेल वो बहुत फास्ट डिवीजन करते हैं। यहाँ सेल डिवीजन जो होता है ना बहुत हाई होता है। लेकिन इन द केस ऑफ क्या, ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब कम होता है। सेल डिवीजन ब्रेन में कम होता है। तो देखिएगा जब अगर लीवर में कोई चोट वगैरह लगती है या फिर टांका वगैरह पड़ जाए या फिर समथिंग कुछ भी ऐसा होता है लीवर में, तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। घाव जो होता है ना बहुत जल्दी बन जाता है। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन इसमें ज़्यादा होता है। अब जिन लोगों का मतलब अगर समझ लीजिए कि अगर कोई पर्सन है और उसको मतलब कटा हुआ है, चोट लगा है और वो जल्दी मतलब रिकवर नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ पे सेल डिवीजन उसका बहुत स्लो है
है ना। और जिनका सेल डिवीजन फास्ट होता है ना, उनका घाव बहुत जल्दी भर जाया करता है। समझ में आ रही है बात। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ब्रेन में है ना, ब्रेन में बहुत कम सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना। अब सोच रहे होंगे कि कैंसर वगैरह कैसे हो जाता है ना। तो कैंसर क्या है, कैंसर में मैंने बताया था कि कैंसर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है ना। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। तो ब्रेन में भी मान लीजिए जब सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाएगा, सेल डिवीजन होने लगेगा, तो वो भी कैंसर का रूप ले लेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी हमने जिक्र की थी, ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब कुछ रह गया है, रह गया, इसको हटाते हैं। लाइसोसोम रह गया। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को आप बताइए कि कुछ और नाम से भी जाने जाते हैं, क्या है वो? एक और नाम है लाइसोसोम का, क्या है? सबसे पहले देखिएगा कि इसको डीडीओ ने इसकी जो डिस्कवरी है, डीडीओ ने क्या था, ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी। और इसको हम लोग सुसाइडल बैग के नाम से भी जाने जाते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग, समझे? सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग ऑफ सेल इसको क्यों कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स इसको क्यों कहा जाता है कि मतलब ये देखिए, जो कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, जान मान लीजिए कोई पॉइजनस है या समथिंग कुछ ऐसा बॉडी में हो रहा है, तो ये क्या करता है ना, अपने आप को ही ख़त्म कर देता है, ठीक है ना, अपने आप को ही ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? सुसाइडल बैग कहा गया है। इसको क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म बताइए इसको क्या कहते हैं? हिंदी में जीव द्रव्य बोलते हैं इसको, हिंदी में जीव द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में इसका एक होता है, दो पार्ट में देखते हैं इसको। दोनों को कलेक्टली प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। किसको किसको? जैसे साइटोप्लाज्म हो गया और ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा था, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के चारों तरफ जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है मेम्ब्रेन, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और दोनों को मिलाएं तो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। दोनों कलेक्टिवली हम लोग इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है? कलरलेस होता है। इसका कलर क्या होता है? कोई कलर नहीं होता है इसका, कलरलेस होता है ना, कलरलेस होता है। समझ में आ रहा है? इसमें इसको हम लोग वैसे हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। जीव द्रव्य कहते हैं 100% इसमें वाटर ही पाया जाता है, ठीक है ना। 100% इसमें वाटर पाया जाता है। देखिए ये न्यूक्लियस हो गया है ना, ये न्यूक्लियस का लेयर हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये सब मिला के इसको प्रोटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। इसमें केवल वाटर पाया जाता है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये रहा आज का आप लोग का टॉपिक, ख़त्म हुआ। सारे के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, ऑर्गेनेल्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
और वीडियो को देखते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए। हैव ए गुड डे।